गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग फ्रेंड्स आज आपको मैं टॉपिक करा रहा हूं। टॉपिक का नाम है टीडीएस एंड टीसीएस। जी हां, जीएसटी के अंदर टीडीएस अंडर सेक्शन 51 एंड जीएसटी का टीसीएस अंडर सेक्शन 52। आइए शुरुआत करते हैं और बेहतरीन क्वेश्चन बना के प्रोविजंस को समझते हैं हम यहां पर। तो सबसे पहले हम कवर कर रहे हैं टीसीएस। तो पहला क्वेश्चन बनता है जीएसटी के अंदर टीसीएस कौन से सेक्शन से होता है? तो इसका जवाब है सी, जीएसटी एक्ट के सेक्शन 52 के अंदर प्रोविजन दिया है टीसीएस का। ओके, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है ये टीसीएस की एप्लीकेबिलिटी कब होती है? तो इसकी एप्लीकेबिलिटी होती है जब कोई सप्लायर थर्ड पार्टी ईसीओ के थ्रू क्या करता है? सप्लाई करता है। ओके, तब टीसीएस की एप्लीकेबिलिटी होती है। अगला क्वेश्चन हमने यहां पर पूछा कि कौन सी सप्लाई, गुड्स की सप्लाई या सर्विसेज की सप्लाई? तो हमारे डिपार्टमेंट ने कहा कि सप्लाई चाहे गुड्स की हो या सप्लाई चाहे किसकी हो, सर्विसेज की हो। तो गुड्स की सप्लाई का एग्जांपल बन गया फ्लिपकार्ट, और सर्विसेज की सप्लाई का एग्जांपल बन गया, मान लीजिए कोई टैक्स कंसल्टेंसी नाम का ईसीओ है जिसके थ्रू चार्टर्ड अकाउंटेंट अपनी कंसल्टेंसी की, टैक्सेशन कंसल्टेंसी की सर्विसेज देते हैं। तो टीसीएस अंडर सेक्शन 52 एप्लीकेबल होगा। अगला क्वेश्चन हमने डिपार्टमेंट से यहां पर पूछा कि मान लीजिए अगर कोई अनरजिस्टर्ड सप्लायर थर्ड पार्टी ईसीओ के थ्रू क्या करता है? सप्लाई करता है। तो क्या उस केस में टीसीएस की एप्लीकेबिलिटी होगी? तो डिपार्टमेंट ने कहा ऐसा कैसे पॉसिबल है कि कोई अनरजिस्टर्ड सप्लायर थर्ड पार्टी ईसीओ के थ्रू सप्लाई कर सके? तो हमने डिपार्टमेंट को कहा कि आप ही ने हमें सेक्शन 23 रजिस्ट्रेशन चैप्टर में एग्जामिशन में बताई थी कि अब अगर आप ईसीओ के थ्रू सप्लाई करते हो, चाहे सर्विस सप्लाई कर रहे हो चाहे गुड सप्लाई कर रहे हो, कंपलसरी रजिस्ट्रेशन करवाने की रिक्वायरमेंट से एग्जम्प्ट कर दिया है। तो डिपार्टमेंट ने यहां पर प्रशंसा करी, तारीफ करी। डिपार्टमेंट ने कहा बिल्कुल सही बात बोल रहे हो, कंपलसरी रजिस्ट्रेशन से एग्जम्प्ट कर दिया है। बिल्कुल पॉसिबल है कि आज अनरजिस्टर्ड सप्लायर ऑफ गुड्स या अनरजिस्टर्ड सप्लायर ऑफ सर्विस थर्ड पार्टी ईसीओ के थ्रू क्या कर रहे हो? सप्लाई कर रहे हो। हमारा क्वेश्चन था क्या उस केस में भी टीसीएस एप्लीकेबल होगा क्या? डिपार्टमेंट ने कहा बहुत अजीब बात कर रहे हो, जब सप्लायर अनरजिस्टर्ड है तो जीएसटी लेवी ही नहीं होगा, और जब जीएसटी लेवी नहीं होगा तो उस केस में टीसीएस एप्लीकेबल होने का क्वेश्चन ही अराइज नहीं होता, मतलब टीसीएस नहीं होगा। तो हमने यहां पर पूछा डिपार्टमेंट से, तो क्या सिर्फ रजिस्टर्ड सप्लायर ही थर्ड पार्टी ईसीओ के थ्रू सप्लाई करेगा तो ही टीसीएस एप्लीकेबल होगा? डिपार्टमेंट ने कहा एग्जैक्टली, जब सप्लायर जीएसटी में रजिस्टर्ड होगा और ईसीओ के थ्रू, थर्ड पार्टी ईसीओ के थ्रू सप्लाई करेगा, तभी यहां पर टीसीएस का प्रोविजन एप्लीकेबल होगा। अब हमने यहां पर डिपार्टमेंट से पूछा कि मान लीजिए हमारा सप्लायर नॉर्मल टैक्स पेयर है अंडर सेक्शन 9 ऑफ सीजीएसटी एक्ट वाला, और वो सप्लायर थर्ड पार्टी ईसीओ के थ्रू सप्लाई ऑफ गुड्स या सप्लाई ऑफ सर्विस करता है, तो क्या उस केस में टीसीएस एप्लीकेबल होगा? डिपार्टमेंट ने कहा एग्जैक्टली एप्लीकेबल होगा। ओके, श्योरली एप्लीकेबल होगा, आप जीएसटी में रजिस्टर्ड हो। हमने कहा अब हमारा क्वेश्चन यह है कि अगर कोई कंपोजिशन सप्लायर है सेक्शन 10 में और वो अगर थर्ड पार्टी ईसीओ के थ्रू सप्लाई करे तो क्या उस केस में टीसीएस एप्लीकेबल होगा? डिपार्टमेंट ने कहा कैसे पॉसिबल है कि कंपोजिशन वाला थर्ड पार्टी ईसीओ के थ्रू सप्लाई कर सके? तो हमने कहा आपने सप्लायर ऑफ गुड्स को क्या कर दिया? अलाउ कर दिया। सर्विस वालों को तो आज तक अलाउ नहीं करा, लेकिन गुड्स वालों को आपने अलाउ कर दिया कि वो थर्ड पार्टी ईसीओ के थ्रू सप्लाई कर सकते हैं कंपोजिशन में रजिस्टर्ड होते हुए भी। डिपार्टमेंट ने कहा यह भी नॉलेज आपकी बिल्कुल क्या है? परफेक्ट है, बहुत सही कहा कि सप्लायर ऑफ गुड्स को हमने क्या कर दिया? अलाउ कर दिया है। सेक्शन 10 सबसेक्शन 2 में अमेंडमेंट करके हमने अलाउ कर दिया कि आप सप्लायर ऑफ क्या हो? गुड्स हो, आप क्या कर सकते हो? सप्लाई कर सकते हो। तो हमने कहा क्या उस केस में टीसीएस एप्लीकेबल होगा क्या? डिपार्टमेंट ने कहा एग्जैक्टली एप्लीकेबल होगा। आप सेक्शन 9 में रजिस्टर्ड हो या सेक्शन 10 से रजिस्टर्ड हो, डजंट मैटर। आप अगर रजिस्टर्ड हो और थर्ड पार्टी ईसीओ के थ्रू सप्लाई ऑफ क्या कर रहे हो? गुड सर्विस कर रहे हो, तो टीसीएस क्या होगा? एप्लीकेबल होगा। हमने कहा हमें बात यहां तक बिल्कुल समझ में आ चुकी। अब हमने डिपार्टमेंट से अगला क्वेश्चन पूछा और हमने पूछा कि मान लीजिए हम ईसीओ के थ्रू सप्लाई कर रहे हैं, जो सप्लाई सेक्शन 9 और सबसेक्शन 5 में मेंशन थी। ओके, आपको ध्यान हो तो कौन सी मेंशन थी? ओला उबर के थ्रू ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर करना, स्विगी जोमेटो के थ्रू फूड सर्विस क्या करना? प्रोवाइड करना, अर्बन कंपनी के थ्रू हाउस कीपिंग की सर्विस प्रोवाइड करना, मेक माई ट्रिप के थ्रू होटल अकोमोडेशन फॉर लॉजिंग पर्पस के लिए क्या करना? सप्लाई करना। तो क्या उस केस में भी मेक माई ट्रिप पे, ओला उबर रैपिडो पे, ओके, स्विगी जोमेटो पे, अर्बन कंपनी पे टीसीएस का प्रोविजन एप्लीकेबल होगा क्या? डिपार्टमेंट ने कहा कैसी बातें कर रहे हैं, एप्लीकेबल हो ही नहीं सकता। जहां एंटायर टैक्स 9(5) में ईसीओ को क्या करना है? पे करना है, तो उस केस में उन पे टीसीएस एप्लीकेबल नहीं होगा। हमने कहा यहां पर बात समझ में आ गई है। तो 9(5) के अलावा अगर हम क्या करते हैं? सप्लाई करते हैं ईसीओ के थ्रू, क्या करते हैं? सप्लाई करते हैं, तो हमारे पे टीसीएस एप्लीकेबल, ईसीओ पे टीसीएस एप्लीकेबल होगा। अब हमने कहा यहां पर और क्या कंडीशन है? डिपार्टमेंट ने कहा देखिए कंडीशन टीसीएस एप्लीकेबिलिटी की नेक्स्ट ये है कि पेमेंट कौन रिसीव कर रहा हो? रिसिपेंट से, बायर से ईसीओ को ही पेमेंट क्या हो रहा हो? रिसीव हो रहा हो, तो टीसीएस एप्लीकेबल होगा। तो हमने कहा मान लीजिए अगर पेमेंट जो है
अगर पेमेंट डायरेक्टली, अगर मान लीजिए ऐसी फंक्शनेबिलिटी ऐप पर क्या करी हुई है, दी हुई है कि सीधा पेमेंट किसके पास में चला जाता है, सप्लायर से के पास में चला जाता है रिसिपेंट के थ्रू, तो क्या उस केस में टीसीएस एप्लीकेबल होगा? डिपार्टमेंट ने कहा क्वेश्चन बढ़िया है, लेकिन सुन लीजिए, उस केस में टीसीएस एप्लीकेबल नहीं होगा। जहां कहीं भी पेमेंट डायरेक्टली किसके पास में चला जाता है, सप्लायर के पास में जाता है, वहां टीसीएस नहीं होगा। टीसीएस तभी होगा जब पेमेंट रिसिपेंट से बायर से किसके पास में आता हो, फ्लिपकार्ट के पास में आता हो, टैक्स कंसल्टेंसी ऐप के पास में आता हो। अब हमने यहां पर अगला क्वेश्चन पूछा कि मान लीजिए मैं कोई सप्लायर हूं, रजिस्टर्ड सप्लायर हूं, और मैं अपनी खुद की ही ऐप के थ्रू, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म के थ्रू ही क्या कर रहा हूं, सप्लाई कर रहा हूं, मतलब मेरा सेल्फ ईसीओ है, और बायर से पेमेंट क्या कर लेता हूं, कलेक्ट कर लेता हूं। मुझे आगे पेमेंट तो देना ही नहीं है, क्योंकि मैं खुद ही क्या हूं, सप्लायर हूं, और अपनी ही ईसीओ के थ्रू सप्लाई कर रहा हूं। तो क्या उस केस में टीसीएस एप्लीकेबल होगा क्या? डिपार्टमेंट ने कहा नहीं। हमने क्या कहा, जब थर्ड पार्टी ईसीओ के थ्रू क्या करोगे, सप्लाई करोगे, जब किसी दूसरे ईसीओ के थ्रू सप्लाई करोगे, जो आपके बिहाफ पे पेमेंट कलेक्ट करके क्या करेगा, आपको बाद में देगा, उस केस में टीसीएस एप्लीकेबल होगा। सेल्फ ईसीओ के केस में टीसीएस एप्लीकेबल नहीं होगा। हमने कहा यहां पर फ्लिपकार्ट है, मान लीजिए वो हमारा एजेंट है, हमने उसको ऑथोरिटी दे रखी है, उसको टाइटल, हमने उसको ऑथोरिटी दे रखी है गुड्स के टाइटल को ट्रांसफर करने की, गुड्स की ओनरशिप को ट्रांसफर करने की, और वो अपने नाम की इनवॉइस क्या करता है, देता है, अपने नाम की इनवॉइस देता है। तो क्या उस केस में टीसीएस एप्लीकेबल होगा क्या? डिपार्टमेंट ने कहा कैसी बातें कर रहे हो, अगर फ्लिपकार्ट आपका कौन है, एजेंट है, इसका मतलब वो जो सप्लाई कर रहा है वो तो उसकी खुद की सप्लाई हुई, ठीक है ना, वो उसकी खुद की क्या हुई है, सप्लाई हुई है। तो ऐसी स्थिति में टीसीएस एप्लीकेबल नहीं होगा। टीसीएस एप्लीकेबल होता है जब सप्लायर ईसीओ के थ्रू खुद की क्या करता, सप्लाई करता। लेकिन अगर ईसीओ आपका एजेंट है और एजेंट के थ्रू आप सप्लाई कर रहे हो, तो वो सप्लाई उसकी खुद की सप्लाई है। जब वो उसकी खुद की सप्लाई का पेमेंट क्या कर रहा है, रिसीव कर रहा है, तो ऑब्वियसली बात है उस पे टीसीएस होने का क्वेश्चन ही क्या नहीं होता, अराइज नहीं होता। तो हमने कहा कि ये बात भी समझ में आ गई कि ईसीओ अगर क्या है, एजेंट है किसका, सप्लायर का, तो उस केस में भी टीसीएस एप्लीकेबल नहीं होगा। अब हमने कहा यहां पर टीसीएस किस रेट से होगा, तो डिपार्टमेंट ने कहा ये बढ़िया बात है, टीसीएस होगा अगर इंट्रास्टेट सप्लाई करी आपने, तो आपका फ्लिपकार्ट 0.25% सीजीएसटी मतलब जो भी वैल्यू ऑफ सप्लाई है उसका 0.25% सीजीएसटी वाला, और जो वैल्यू ऑफ सप्लाई है उसका ही 0.25% एसजीएसटी के अंदर वैल्यू ऑफ सप्लाई का, ठीक है, टैक्स अमाउंट का 0.25 नहीं, ओके, वैल्यू ऑफ सप्लाई का 0.25%, वैल्यू ऑफ सप्लाई का 0.25% क्या करेगा, सीजीएसटी डिपॉजिट करवाएगा कलेक्ट करके, और 0.25% एसजीएसटी कलेक्ट करके क्या करेगा, डिपॉजिट कराएगा। हमने कहा अगर यही सप्लाई अगर इंटरस्टेट हुई, तो डिपार्टमेंट ने कहा सिंपल सी बात है, फिर उस केस में वैल्यू ऑफ सप्लाई का 0.5% वो कलेक्ट करके क्या करेगा, डिपॉजिट करवाएगा, वो क्या करेगा, डिपॉजिट करवाएगा। तो हमने कहा यहां पर बात हमको बिल्कुल समझ में आ गई। अब हमने यहां पर डिपार्टमेंट से पूछा ये जो 0.25% होगा, ओके 0.25% होगा, ओके, या 0.5 होगा, ये कौन से अमाउंट का होगा? डिपार्टमेंट ने कहा अभी हमने बताया जो सप्लायर की क्या होगी, वैल्यू ऑफ सप्लाई होगी, जो सप्लायर की वैल्यू ऑफ क्या होगी, सप्लाई होगी। अंडर सेक्शन 15 से वैल्यूएशन होता है, ओके, सब सेक्शन 2 के अंदर इंक्लूजन होते हैं, सब सेक्शन 3 से एक्सक्लूजन होते हैं। तो सप्लायर की वैल्यू ऑफ सप्लाई का 0.25% सीजीएसटी और 0.25% एसजीएसटी क्या करेगा, ठीक है, फ्लिपकार्ट टैक्स कंसल्टेंसी थर्ड पार्टी ईसीओ गवर्नमेंट को क्या करेगा, डिपॉजिट करवाएगा। हमने कहा यहां पर क्या आ चुकी है, हमको बिल्कुल बात समझ में आ गई है। तो हमने कहा प्रैक्टिकली वो कलेक्ट क्यों करेगा, उसके पास में ऑलरेडी हमारा पेमेंट आया हुआ है। डिपार्टमेंट ने कहा एग्जैक्टली, बात टीसीएस है, नाम उसका टैक्स कलेक्शन एट सोर्स है, लेकिन उसको कलेक्ट करने की जरूरत नहीं, ऑलरेडी उसका पेमेंट, आपका पेमेंट उसके पास में आया है, तो वो क्या करेगा, उसमें से अपना कमीशन भी क्या कर लेगा, काट लेगा, ओके, और टीसीएस भी क्या कर लेगा, काट लेगा, और बाकी का पेमेंट किसको कर देगा, आपको दे देगा। तो हमने कहा यहां पर परफेक्ट हमको क्या चुकी है, बात समझ में आ चुकी है, ये बात हमको क्या आ गई, समझ में आ गई, ओके। अब हमने यहां पर कहा डिपार्टमेंट से कि ये जो डिपॉजिट करवाएगा, ये जो क्या करेगा, डिपॉजिट करवाएगा, इसकी डिपॉजिट कराने की ड्यू डेट क्या है, क्या लास्ट डेट है, जब तक फ्लिपकार्ट को जमा करा देना है। तो डिपार्टमेंट ने कहा वो ड्यू डेट है अगले महीने की 10 तारीख, 10th ऑफ क्या है, फॉलोइंग मंथ, अप टू 10th ऑफ फॉलोइंग मंथ तक फ्लिपकार्ट को टैक्स कंसल्टेंसी को क्या कर देना है, डिपॉजिट करवा देना है, ठीक है ना, डिपॉजिट करवा देना। अब हमने यहां पर डिपार्टमेंट से क्वेश्चन पूछा, डिपार्टमेंट ये जो डिपॉजिट करवाएगा, तो क्या डिपॉजिट कैसे करवाएगा, जैसे कि अपन जीएसटी पे करते हैं तो हम रिटर्न के साथ में पे करते हैं, तो फिर ये कैसे डिपॉजिट करवाएगा? डिपार्टमेंट ने कहा एग्जैक्टली, फ्लिपकार्ट है, ये जो आपका थर्ड पार्टी ईसीओ है, टैक्स कंसल्टेंसी है, ये क्या फाइल करेगा, जीएसटीआर 8 स्टेटमेंट क्या करेगा, फाइल करेगा, मंथली फाइलिंग होगी, अप टू 10 तक फाइलिंग होगी, और उसी के साथ में टीसीएस भी क्या करेगा, जमा कराएगा, उसी के साथ में टीसीएस क्या करेगा, जमा कराएगा। अब हमने यहां पर डिपार्टमेंट से क्वेश्चन पूछा, डिपार्टमेंट जिस तरीके से इनकम टैक्स में टीसीएस होता है, ओके, टीसीएस होता है, टीडीएस भी होता है, जो भी होता है उसका टैक्स पेयर को क्रेडिट मिल जाता है, उसका टैक्स पेयर को क्रेडिट मिल जाता है। अगर उसका मान लीजिए टैक्स बन ही नहीं रहा है तो वो टीडीएस टीसीएस का रिफंड ले लेता है, ओके, और अगर बन रहा है तो उसमें से टीडीएस टीसीएस एडजस्ट हो जाता है और बैलेंस डिफरेंस क्या करता है, टैक्स पे करता है। अब हमारा सवाल यह है कि जीएसटी में जो टीसीएस जमा होगा, ठीक है ना, तो इसका क्रेडिट कहां जाएगा, इसका क्रेडिट कहां जाएगा? डिपार्टमेंट ने कहा बहुत बढ़िया क्वेश्चन आपने पूछा है, ये जो आपको क्या होगा, टीसीएस जमा कराएगा, ईसीओ जो जमा कराएगा, ये आप ही के ई कैश लेजर में जाकर क्या कर दिया जाएगा, क्रेडिट कर दिया जाएगा। हमने कहा ई कैश में क्यों यार, ये तो आईटीसी में क्रेडिट होना
होना चाहिए? डिपार्टमेंट ने कहा ध्यान से सुनो, आईटीसी हमेशा इनवर्ड सप्लाई पे मिलता है और ये जो टीसीएस हो रहा है ना, ये सप्लायर की आउटपुट सप्लाई पे हो रहा है, आउटवर्ड सप्लाई पे हो रहा है। ओके, तो आउटवर्ड सप्लाई पे जो टीसीएस जमा हो रहा है उसका आपको आईटीसी नहीं मिलेगा, ई क्रेडिट लेजर में क्रेडिटेड नहीं होगा, आपके ई कैश लेजर में जाकर क्रेडिट हो जाएगा। आप इसको पे करने के लिए, इसको लायबिलिटी को पे करने में काम ले लीजिएगा, और अगर आप कहते हैं कि मेरी लायबिलिटी नहीं बन रही है तो ई कैश का रिफंड भी ले लीजिएगा। ओके, जैसे इनकम टैक्स में आप रिफंड भी ले सकते हो टीडीएस टीसीएस का, या फिर आप उसको एडजस्ट भी कर सकते हो अपनी टैक्स लायबिलिटी पे करने में। तो यहां पर भी सेम है, यहां पर भी सेम है, आपके ई कैश लेजर में, सप्लायर के ई कैश लेजर में जाकर क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। अब हमने अगला क्वेश्चन पूछा, जिस तरीके से इनकम टैक्स में भी तो टीडीएस के सर्टिफिकेट्स होते हैं, हमको 26 एस में एंट्री मिलती है, डिटेल दिख जाती है, लेकिन फिर भी जो डिडक्टर होता है उसको तो क्या करना होता है? टीडीएस करना होता है, ठीक है ना, टीडीएस का सर्टिफिकेट देना होता है। तो यहां पर भी क्या कोई टीसीएस का सर्टिफिकेट देगा क्या फ्लिपकार्ट हमको? स्टेटमेंट तो फाइल करेगा वो अपना जीएसटीआर 8, वो तो इनकम टैक्स में भी रिटर्न क्या करते हैं? फाइल करते हैं, लेकिन पेई को सर्टिफिकेट तो देना पड़ता है, तो कि यहां पर भी सर्टिफिकेट देना होगा। डिपार्टमेंट ने क्वेश्चन की बिल्कुल तारीफ करी कि लिंकेज बढ़िया है, उन्होंने कहा यस, फ्लिपकार्ट जीएसटीआर 8 स्टेटमेंट तो फाइल करेगा ही अप टू 10 तक, लेकिन साथ में आप सप्लायर को उसका क्या देगा? सर्टिफिकेट भी देगा जीएसटीआर किससे? 8A से। हमने कहा यह बात हमको समझ में आ गई। अब हमने यहां पर डिपार्टमेंट से क्वेश्चन पूछा, आपने कहा वैल्यू ऑफ सप्लाई पे क्या होगा? टीसीएस होगा, रेट भी आपने बता दी, लेकिन हमारा क्वेश्चन है कि मान लीजिए किसी सप्लायर ने फ्लिपकार्ट के थ्रू 5 लाख रुपए की सप्लाई करी किसी पर्टिकुलर मंथ में। ओके, दिसंबर मंथ में 5 लाख की सप्लाई करी और 1 लाख की सप्लाई उसकी रिटर्न भी हो गई। हो सकता है पहले पिछले महीने की सप्लाई करी हो। ओके, रिटर्न का ऑप्शन तो होता ही ना, 14 दिन में रिटर्न हो जाएगा, मिंत्रा में मान लो 30 डेज में हो जाएगा, 15 दिन में हो जाएगा, तो वो क्या होगा? रिटर्न हो गए। जबकि ऑलरेडी उसको मैं सप्लाई मान के उस पर टीसीएस जमा हो रखा है, लेकिन वो सप्लाई तो क्या हो गई? रिटर्न हो गई। अब क्या होगा? डिपार्टमेंट ने कहा यहां क्वेश्चन की आपने भरपूर, मतलब क्वेश्चन की भरपूर प्रशंसा करी, डिपार्टमेंट ने कहा बिल्कुल बढ़िया पूछा है। इसके लिए सुनो, वैल्यू ऑफ सप्लाई में से आपको क्या करना पड़ेगा? रिड्यूस करना पड़ेगा। पूरी वैल्यू ऑफ सप्लाई पे टीसीएस नहीं करना, उस वैल्यू ऑफ सप्लाई में से रिड्यूस कर लेना जितनी सप्लाई उस पर्टिकुलर मंथ में क्या हो गई है? रिटर्न हो गई है। ओके, अब जो नेट अमाउंट आएगा, तो जो वैल्यू ऑफ सप्लाई थी 5 लाख, उसमें से 1 लाख की सप्लाई रिटर्न हो गई, तो अब जो 4 लाख बचा है, इस 4 लाख पे आप टीसीएस करोगे 0.25% सीजीएसटी, 0.25% एसजीएसटी, और इंटरस्टेट हुई तो 0.5% आईजीएसटी। ओके, वो करोगे तो डिपार्टमेंट हमने कहा बिल्कुल समझ में आ गई है हमको। पर हमने कहा यहां पर एक क्वेश्चन और है, मान लीजिए किसी पर्टिकुलर मंथ में रिटर्न क्या हो रहा है? ज्यादा हो रहा है। 5 लाख की तो सप्लाई थी, लेकिन रिटर्न क्या हो गया? 6 लाख हो गया। 6 लाख हो गया, तो वो जो 1 लाख जो ज्यादा रिटर्न हो गया, क्या वो अगले महीने में एडजस्ट कर सकता हूं? क्या एडजस्ट कर सकता हूं? डिपार्टमेंट ने यहां पर क्वेश्चन की भरपूर प्रशंसा करी कि प्रेजेंस ऑफ माइंड आपका क्या है? बहुत बढ़िया है, आपने बढ़िया क्वेश्चन क्या करा? बनाया। तो सबसे पहले इसका आंसर है कि पहले तो उस पर्टिकुलर मंथ में फ्लिपकार्ट को कोई टीसीएस करना ही नहीं है, जहां पर रिटर्न जो सप्लाई की रिटर्न जो है किसी भी पर्टिकुलर मंथ में वो क्या हो गई है? ज्यादा हो गई है। ठीक है, रिटर्न क्या हो गई है? ज्यादा हुई है, और सप्लाई क्या हुई है? कम हुई है। अब आपका अगला क्वेश्चन था कि वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। डिपार्टमेंट ने कहा बहुत बढ़िया प्रेजेंस ऑफ माइंड है, लेकिन ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है। तो ऐसी स्थिति में वो जो 1 लाख जो एक्सेस रिटर्न हो गए हैं आपके, वो आप अगले महीने में क्या नहीं कर पाओगे? कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाओगे। मतलब किसी भी तरह का ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है जिससे एक्सेस रिटर्न अगले महीने में कैरी फॉरवर्ड हो सके। हमने कहा चलिए बात समझ में आ गई। अब हमने कहा एक और क्वेश्चन दिमाग में आ रहा है, फ्लिपकार्ट जो टीसीएस जमा कराएगा, वो टीसीएस जो उसको डिपॉजिट करना है, क्या वो आईटीसी को यूटिलाइज करके जमा करा सकता है क्या डिपॉजिट? डिपार्टमेंट ने कहा क्वेश्चन बढ़िया है, लेकिन ध्यान से सुनो, आपको मालूम होना चाहिए आईटीसी का यूटिलाइजेशन सिर्फ आउटपुट टैक्स के पेमेंट में कर सकते हो, और जो टीसीएस है ये फ्लिपकार्ट का आउटपुट टैक्स नहीं है, ये तो सप्लायर का क्या है? आउटपुट टैक्स है। तो ऐसी स्थिति में चूंकि ये फ्लिपकार्ट का टैक्स कंसल्टेंसी का थर्ड पार्टी ईसीओ का क्या नहीं है, ये उसका आउटपुट टैक्स नहीं है। ऐसी स्थिति में इसका पेमेंट आप आईटीसी के यूटिलाइजेशन से नहीं कर सकते। ये फ्लिपकार्ट को ई कैश मतलब कैश में ही क्या करना पड़ेगा? डिपॉजिट करना पड़ेगा। हमने कहा ये बात हमको बहुत अच्छे से क्लियरली क्या आ चुकी है? समझ में आ चुकी है। ओके, अब हमने क्वेश्चन पूछा, मान लीजिए कोई ऐसी सप्लाई है, ठीक है, मान लीजिए कोई ऐसी सप्लाई है जो अंडर आरसीएम है, जो रिसिपेंट को उस पे टैक्स डिपॉजिट करना है, तो क्या उस केस में भी फ्लिपकार्ट सप्लायर से टैक्स कलेक्ट करेगा क्या? डिपार्टमेंट ने कहा कैसा सिंपल क्वेश्चन पूछा है, जहां एंटायर टैक्स ही किसको पे करना है, जहां एंटायर टैक्स ही रिसिपेंट को क्या करना है? पे करना है। तो वहां पर टीसीएस का क्वेश्चन ही क्या नहीं होता? अराइज नहीं होता। मतलब किसी भी तरह का कोई भी टीसीएस नहीं होगा आपकी अगर सप्लाई अंडर कौन सी है? आरसीएम है। डिपार्टमेंट ने कहा ये वैसी बात हो गई जो सप्लाई 95 वाली थी ना, जिसमें ईसीओ को एंटायर टैक्स जमा कराना था। जब ईसीओ को ही एंटायर टैक्स जमा कराना था आपके बिहाफ पे, तो टीसीएस कलेक्ट करने का क्वेश्चन ही अराइज नहीं होता। सेम अगर सप्लाई अंडर आरसीएम है तो उस केस में भी किसी भी तरह का क्या नहीं होगा? टीसीएस नहीं होगा। ठीक है ना, क्या नहीं होगा? टीसीएस नहीं होगा। अब हमने यहां पर डिपार्टमेंट से क्वेश्चन पूछा, डिपार्टमेंट ये जो लेटेस्ट डेवलपमेंट हो रहे हैं, जैसे कि रिटर्न फाइल करना है, बिलेटेड फाइल कर सकते हो, लेकिन 3 साल के बाद में भी बिलेटेड क्या नहीं हो सकता? फाइल नहीं हो सकता। सेम विद किसके साथ में? जीएसटीआर 1 के साथ में। तो जैसा डेवलपमेंट आपने रिटर्न टॉपिक्स में करे हैं, मेरा क्वेश्चन है, मान लो 10 तारीख तक मैं जीएसटीआर 8 स्टेटमेंट की फर्निश नहीं कर पाता हूं, तो उसका बिलेटेड बाद में कर सकता हूं। तो क्या यहां पर भी वैसा प्रोविजन है क्या कि 3 साल बाद में मैं
रिलेटेड स्टेटमेंट का फर्निशिंग नहीं कर सकता। डिपार्टमेंट ने कहा बिल्कुल सही बात है, प्रेजेंस ऑफ माइंड अच्छा है, लिंकेज बढ़िया करा, जैसा डेवलपमेंट रिटर्न में हुआ है वैसा यहां पर है। आप भी ये स्टेटमेंट जीएसटीआर 8 को क्या नहीं कर सकते, फर्निश नहीं कर सकते आफ्टर एक्सपायरी ऑफ क्या है 3 इयर्स। ड्यू डेट एक्सपायर होने के बाद में, ड्यू डेट एक्सपायर होने के 3 साल के बाद में ये स्टेटमेंट की फर्निशिंग नहीं कर सकते। हां, विद इन 3 इयर्स बी रिलेटेड आप फर्निशिंग आप कर सकते हो। ओके, अब हमने पूछा जैसा रिटर्न चैप्टर में होता है कि मान लीजिए रिटर्न में कुछ क्या हो गई है, ओमिशन हो गई है, ठीक है ना, ओमिशन हो गई, कुछ भूल गए डिटेल डालना, ओके, या फिर उसमें कोई मिस्टेक हो गई है, जीएसटीआर 1 में कोई ओमिशन मिस्टेक हो गई, तो आपने उस मिस्टेक को, उस ओमिशन को रेक्टिफाई करने का हमको प्रोविजन दिया है और आपने बताया कि आप इसको तब तक रेक्टिफाई कर सकते हो। ओके, वहां पर आपने बताया है अगले साल की 30 नवंबर तक कर सकते हो। अब हमारा क्वेश्चन है कि मैंने जीएसटीआर 8 में कोई डिटेल दी, उसमें मैं कोई रेक्टिफिकेशन करना चाहता हूं या उसमें मेरे से कुछ ओमिशन हो गई है, तो क्या मैं उस मिस्टेक को, ओमिशन को रेक्टिफाई कर सकता हूं क्या? डिपार्टमेंट ने कहा यह भी बढ़िया बात, आप क्या कर रहे हो, पूछ रहे हो, बिल्कुल कर सकते हो, जैसा प्रोविजन रिटर्न में है वैसा यहां पर भी है। कब तक कर सकते हो? 30th नवंबर ऑफ क्या है, फॉलोइंग फाइनेंशियल ईयर। 30th नवंबर ऑफ फॉलोइंग फाइनेंशियल ईयर ये लास्ट डेट है, लेकिन ध्यान रखना जिस तरीके से फाइनल रिटर्न फाइल होता है, फाइनल रिटर्न फाइल होता है जीएसटीआर 9 से रिटर्न फाइल होता है, एनुअल रिटर्न, फाइनल नहीं, एनुअल रिटर्न क्या होता है, फाइल होता है, उसी तरीके से फ्लिपकार्ट को एनुअल स्टेटमेंट भी फाइल करना होता है कि कितनी सप्लाई हुई, कितनी सप्लाई क्या हुई, रिटर्न हुई, ये एनुअल स्टेटमेंट भी करना होता है। ओके, तो वो एनुअल स्टेटमेंट जीएसटीआर कौन सा होता है, 9 भी होता है। ओके, तो उसकी फाइल करने से पहले उसको फाइल करने से पहले आपको क्या कर लेना है, ओमिशन को रेक्टिफाई कर लेना। तो 30 नवंबर तो लास्ट डेट है ही, अगर 30 नवंबर तक आपने एनुअल स्टेटमेंट फाइल नहीं करा तो 30 नवंबर तक आप अपनी ओमिशन को रेक्टिफाई कर सकते हो, मिस्टेक को रेक्टिफाई कर सकते हो। और अगर आपने 30 नवंबर से पहले ही एनुअल स्टेटमेंट जीएसटीआर 9 भी क्या कर दिया, फाइल कर दिया, तो वंस अगर आपने एक बार एनुअल स्टेटमेंट फाइल कर दिया, अपने हाथों से उस फाइनेंशियल ईयर को क्लोज कर दिया, तो वंस एनुअल स्टेटमेंट फाइल हो गया उसके बाद में आप अपनी ओमिशन को, मिस्टेक को रेक्टिफाई नहीं कर पाओगे, मतलब विच एवर इज क्या है, अर्लियर है, विच एवर अर्लियर है। ओके, डिपार्टमेंट फ्लिपकार्ट को, टैक्स कंसल्टेंसी ईसीओ को नोटिस दे सकता है इंफॉर्मेशन मंगाने के लिए। उनको 15 दिनों के अंदर, वर्किंग डेज में इंफॉर्मेशन देनी होगी, नहीं तो अप टू 25,000 रुपीस तक की क्या लग सकती है, पेनल्टी लग सकती है। ओके, तो ये हमने यहां पर करा। आइए अब हम कुछ क्लैरिफिकेशंस भी यहां पर कर लेते हैं। यस, चलिए अब अगला क्वेश्चन बनाते हैं और क्वेश्चन ये है, मान लीजिए सप्लायर ईसीओ के थ्रू सप्लाई कर रहा है और उस ट्रांजैक्शन में एक से ज्यादा ईसीओ क्या है, उसमें इन्वॉल्व है। सेम ऐसा क्लैरिफिकेशन हमारे इनकम टैक्स में 194O के लिए भी है और वहां जो क्लैरिफिकेशन है सेम क्लैरिफिकेशन यहां पर भी है। अब आप पूछेंगे ऐसा कैसे पॉसिबल है, तो देखिए ईसीओ होता है एक डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म होता है। फ्लिपकार्ट भी एक डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म है। वो जो पेमेंट लेता है वो भी उस किसी पेमेंट गेटवे से लेता है, जैसे कि रोजर पे हो गया, तो वो भी एक डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म है जो रिसिपेंट से, बायर से पेमेंट लेके फ्लिपकार्ट को क्या करता है, पेमेंट देता है। ओके, अब एक ही ट्रांजैक्शन के अंदर जब एक से ज्यादा ईसीओ एप्लीकेबल होते हैं तो यहां पहला क्वेश्चन ये बन रहा है कि टीसीएस करने की जो लायबिलिटी है अंडर सेक्शन 52 वो कौन सी ईसीओ पे आएगी, वो कौन सी ईसीओ पे आएगी, जिसने पेमेंट कलेक्ट करा बायर से, उससे, रिसिपेंट से, या फिर उस पे फ्लिपकार्ट पे जो हमारे सप्लायर को क्या कर रहा है, पेमेंट कर रहा है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है कि यहां पर टीसीएस किसको करना होगा, जो हमारे सेलर को, जो हमारे किसको, सप्लायर को क्या करेगा, पेमेंट करेगा, वो क्या करेगा, टीसीएस करेगा, जिसे हम बोलते हैं सेलर साइड क्या है, ईसीओ, और जिसने बायर से पेमेंट कलेक्ट करा उस ईसीओ को हम बोलते हैं बायर साइड क्या है, ईसीओ। तो बायर साइड ईसीओ जो है, जो रोजर पे है, पेमेंट गेटवे है, उसको टीसीएस क्या नहीं है, रिक्वायर्ड नहीं है। ओके, अब अगला क्वेश्चन इसमें बनता है कि कौन सी वैल्यू पे क्या होगा, टीसीएस होगा, कौन सी वैल्यू पे होगा। तो सुनिए इसका आंसर है जो सप्लायर की वैल्यू ऑफ सप्लाई होगी, जो सप्लायर की वैल्यू ऑफ सप्लाई होगी एज पर सेक्शन 15, उस अमाउंट पे क्या होगा, उस अमाउंट पे टीसीएस होगा। तो आइए इसको अपन एक एग्जांपल से समझते हैं और आपको बताता हूं। देखिए ये सेलर है, सेलर ने सेलिंग प्राइस 100 रुपीस ली, 5 रुपए पैकिंग, जो इंसिडेंटल है एज पर सेक्शन 15 सबसेक्शन 2, वैल्यू का क्या बनेंगे, पार्ट बनेंगे 15 सबसेक्शन 2 और उसके क्लॉज सी से, लॉजिस्टिक चार्जेस, कन्वीनियंस फीस, ये सब 15 सबसेक्शन 2 क्लॉज सी से वैल्यू सप्लाई का पार्ट बनेंगे और ये टोटल अमाउंट हो गया 118 रुपए का टोटल अमाउंट है। ओके, अब ये जो सेलर साइड ईसीओ है ना, आपने सुना होगा फ्लिपकार्ट की बिग बिलियंस डे में अक्टूबर में 6 अक्टूबर या 4 अक्टूबर जो भी डेट है, स्पेशल एडिशनल डिस्काउंट देते हैं, फ्लिपकार्ट खुद देता है। तो इस केस में मान लीजिए 10 रुपए का डिस्काउंट किसने दिया, सेलर साइड ईसीओ ने क्या दिया, डिस्काउंट दिया, 10 रुपए का डिस्काउंट दिया। ओके, इसका मतलब बायर से तो कितना अमाउंट कलेक्ट होगा, 108 रुपए ही क्या होगा, कलेक्ट होगा, 108 रुपए क्या होगा, कलेक्ट होगा, 10 रुपए का क्या दे दिया गया, डिस्काउंट दे दिया गया। अब ये जो हमारा पेमेंट गेटवे है ये भी तो अपना कमीशन रख लेगा, ये भी अपना कमीशन रख लेगा। मान लीजिए 1 लाख रुपए, 1 रुपए का कमीशन है, 1 रुपए का, तो ये बायर साइड जो ईसीओ है ये बायर से क्या करेगा, पेमेंट गेटवे क्या करेगा, पेमेंट कलेक्ट करेगा और उसमें से अपना कमीशन क्या कर लेगा, डिडक्ट कर लेगा। ओके, खुद के पास रख लेगा और बाकी पेमेंट फ्लिपकार्ट को, सेलर साइड ईसीओ को दे देगा। तो 108 रुपए लिए, उसमें से 1 रुपया अपना कमीशन डिडक्ट किया और फ्लिपकार्ट को कितना दे दिया, 107 रुपए दे दिया।
107 रुपए दे दिया। अब फ्लिपकार्ट क्या करेगा? अब फ्लिपकार्ट क्या करेगा? फ्लिपकार्ट पेमेंट करेगा किसको? सप्लायर को पेमेंट करेगा। जो सप्लायर को पेमेंट करेगा वही टीडीएस करेगा, टीसीएस करेगा। तो ये टीसीएस करेगा, लेकिन टीसीएस कौन से अमाउंट पे करेगा? टीसीएस होगा 118 रुपए पे टीसीएस होगा। और खुद का कमीशन भी क्या कर लेगा? लेस कर लेगा। मान लीजिए इसका कमीशन कितना बनता है? 2 रुपए बनता है, तो ये 118 रुपए में से 118 रुपए में से कमीशन लेस कर लेगा। पेमेंट गेटवे का भी 1 रुपया और खुद के कितने रुपए? 2 रुपए, वो लेस कर लेगा। ये कितना हो गया? 115 रुपए हो गया। 115 रुपए हो गया और 115 माइनस क्या करेगा? टीसीएस। ये अमाउंट आपको दे देगा, लेकिन टीसीएस कौन से अमाउंट पे होगा? 118 रुपए पे होगा। ओके, आप पढ़ सकेंगे। देखिए क्या है, टीसीएस जो होगा ऑन किस पे होगा? 118 रुपए पे होगा। और जीएसटीआर 8 जो करना है अगले महीने की 10 तारीख तक, वो कौन करेगा? फ्लिपकार्ट ही करेगा। तो जो भी कंप्लाइंस है सेक्शन 52 की, वो कौन करेगा? जो सेलर साइड ईसीयू है वो करेगा। सेम विथ हमारी किसमें है? इनकम टैक्स में। तो दो चीजें हुई, एक तो जो वैल्यू ऑफ सप्लाई होगी सप्लायर की, यहां पर 10 रुपए का जो डिस्काउंट दिया था वो सप्लायर ने नहीं दिया था, वो ईसीयू ने दिया था। ओके, तो इसलिए वैल्यू ऑफ सप्लाई तो 118 रुपए रहेगी, तो टीसीएस 118 पे ही होगा। ओके, अगला वन मोर कर लेते हैं। इसमें भी एक से ज्यादा ईसीयू एप्लीकेबल है, लेकिन खुद सप्लायर भी एक ईसीयू है। सप्लायर भी एक इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म है, डिजिटल प्लेटफॉर्म है, जिसके थ्रू वो क्या कर रहा है? सप्लाई कर रहा है। ओके, और उसने भी तो पेमेंट गेटवे लगा रखा होगा, जो बायर से क्या करता होगा? पेमेंट कलेक्ट करता होगा और सप्लायर को देता होगा। तो यहां पर भी वैसे दो ईसीयू हो गए, लेकिन एक ईसीयू तो खुद कौन है? सप्लायर ही है। और दूसरा ईसीयू कौन है? जो बायर साइड ईसीयू कहलाता है, जो बायर से पेमेंट क्या करता है? कलेक्ट करता है और किसको देता है? सप्लायर को देता है। तो इस केस में टीसीएस कौन करेगा? ऑब्वियसली बात है, जो भी सप्लायर को पेमेंट करता है, जो ईसीयू सप्लायर को पेमेंट करता है, वो क्या करेगा? टीसीएस करेगा। तो इस वाले एग्जांपल में जो बायर साइड ईसीयू है वो बायर से क्या करेगा? पेमेंट कलेक्ट करेगा। ओके, और पेमेंट कलेक्ट करके किसको देगा? सप्लायर को देगा। और कैसे देगा? अपना कमीशन क्या करके? लेस करके और टीसीएस लेस करके। तो इस केस में बायर साइड वाला क्या करेगा? टीसीएस करेगा, क्योंकि वो सीधा सप्लायर को क्या कर रहा है? पेमेंट कर रहा है, जो खुद एक कौन है? ईसीयू है। तो ये हमारा सेक्शन कौन सा था? सेक्शन 52 था, जो हमने यहां पर क्या करा? कवर करा। ओके, अब चलिए हम करते हैं सेक्शन कौन सा? 51। यस, अब हमारे हैं हमारे किस पे? टीडीएस पे। ओके, टीडीएस पहला क्वेश्चन बनता है, ये टीडीएस कौन से सेक्शन से होता है? तो इसका आंसर है हमारे पास में टीडीएस जो होता है वो हमारे सेक्शन किससे होता है? 51 से होता है। ठीक है, कौन से सेक्शन से होता है? सेक्शन 51 से होता है। ओके, अगला क्वेश्चन बनता है, ये टीडीएस होता कब है? टीडीएस कब होता है? तो इसका आंसर सुनिए, जब कभी भी कोई भी सप्लायर, जब कभी भी, एक सेकेंड, यस, जब कभी भी कोई भी क्या है? सप्लायर। ओके, जब कभी भी कोई सप्लायर सप्लाई करता है किसको? गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट को, या फिर किसको? एलए, लोकल अथॉरिटी को, या जो गवर्नमेंट की क्या होती है? एजेंसीज होती है, उनको सप्लाई कर रहा है। गवर्नमेंट की कंपनीज जैसे क्या हो गया? पीएसयूज हो गया है, उनको सप्लाई कर रहा है। या कोई सोसाइटी है, लेकिन सोसाइटी कौन सी? जो एस्टेब्लिश्ड करी हो किसने? खुद ने, गवर्नमेंट ने। या गवर्नमेंट की कोई भी अथॉरिटी हो गई, बोर्ड हो गया, बॉडी हो गया, ओके, जिसमें 51% या उससे ज्यादा का कंट्रोल किसका हो? सरकार का। तो कुल मिला के सरकार को सप्लाई कर रहे हो, गवर्नमेंट को, लोकल अथॉरिटी को, पीएसयूज को, गवर्नमेंट एजेंसी को, गवर्नमेंट की बनाई हुई सोसाइटी को, गवर्नमेंट की बॉडी को, बोर्ड को, इनको आप सप्लाई कर रहे हो। अब क्वेश्चन बना, सप्लायर कौन सा? क्या यहां अनरजिस्टर्ड सप्लायर चल जाएगा क्या? तो आंसर सुनिए, ऑब्वियसली बात है, अनरजिस्टर्ड सप्लायर पे जीएसटी लेवी नहीं होता, और जहां जीएसटी लेवी नहीं होता वहां टीडीएस टीसीएस का क्वेश्चन ही क्या नहीं हो सकता? अराइज नहीं हो सकता। तो हमने कहा, बात समझ में आ गई कि सप्लायर मस्ट भी क्या होना चाहिए? रजिस्टर्ड ही होना चाहिए। अब रजिस्टर्ड भी कौन सा? नॉर्मल या कंपोजिशन? डिपार्टमेंट ने का कोई सा भी, आप चाहे नॉर्मली सेक्शन 9 में हो या आप कंपोजिशन सेक्शन 10 में हो, बस आप रजिस्टर्ड सप्लायर हो और आपने गवर्नमेंट को क्या करी? सप्लाई करी। प्लस आपने जो सप्लाई करी है वो वैल्यू 2.5 लाख रुपए से ज्यादा की हो। तो हमने कहा सिंगल सप्लाई, मान लीजिए गवर्नमेंट तो कौन हो गया? इंडियन क्या हो गया? रेलवे हो गया। तो क्या सिंगल सप्लाई देखनी है? डिपार्टमेंट ने कहा नहीं, सिंगल सप्लाई नहीं, एक पूरे साल के अंदर जितनी भी आपने एग्रीगेट सप्लाई करी है इन ए फाइनेंशियल ईयर, अगर वो 2.5 लाख रुपए से ज्यादा है तो फिर टीडीएस होगा। अब हमने पूछा टीडीएस कब होगा? तो डिपार्टमेंट ने कहा इनकम टैक्स में टीडीएस कब होता है? एट द टाइम ऑफ पेमेंट और एट द टाइम ऑफ क्रेडिट, विच एवर इज अर्लियर। तो यहां पर भी एट द टाइम ऑफ पेमेंट और एट द टाइम ऑफ क्रेडिट, दोनों में से जो भी क्या होगा? अर्लियर होगा, क्या होगा? टीडीएस हो जाएगा। तो अब हमने पूछा कि रेट क्या होगी टीडीएस की? तो डिपार्टमेंट ने कहा अगर आपने इंटरेस्ट रेट सप्लाई करी है तो जो भी सप्लाई की क्या होगी? वैल्यू होगी, उसका 1% सीजीएसटी हो जाएगा और 1% एसजीएसटी हो जाएगा, और ये टीडीएस की तरह क्या होगा? डिपॉजिट होगा। और अगर इंटरेस्ट रेट सप्लाई है तो ऑब्वियसली बात है 2% क्या हो जाएगा? टीडीएस हो जाएगा। हमने कहा यहां तक की क्या गई है? हमको बात समझ में आ गई। अब हमने कहा वही सेम बात जो हमने पहले पूछी, ये जो टीडीएस करेंगे इसका डिपॉजिट कब तक कराना है? भाई टीसीएस तो अगले महीने की 10 तारीख तक कराना है, तो इसकी भी ड्यू डेट क्या है? और सेकंड, जब कभी भी डिपॉजिट कराते हैं तो साथ में रिटर्न फाइल करना होता है या स्टेटमेंट फाइल करना होता है। तो अब जब गवर्नमेंट यहां पर टीडीएस डिपॉजिट कराएगा तो साथ में कौन सा फॉर्म क्या करेगा? फाइल करेगा, कौन सा स्टेटमेंट या रिटर्न फाइल करेगा? डिपार्टमेंट ने कहा प्रेजेंस ऑफ बड़ी माइंड बढ़िया है, तो सुनिए यहां पर भी ड्यू डेट वही है, अगले महीने की क्या है? 10 तारीख है, और साथ में जीएसटीआर 7 रिटर्न क्या करना पड़ेगा? इनको फाइल करना पड़ेगा। हमने कहा जैसे इनकम
इनकम टैक्स में टीडीएस जो डिपॉजिट होता है वो टैक्स पेयर को ही क्या होता है, क्रेडिट हो जाता है। 26 से उसका क्या मिल जाता है, क्रेडिट मिल जाता है। ओके, टीसीएस भी जो डिपॉजिट हुआ था वो भी तो ई कैश लेजर में ही क्या हुआ था, क्रेडिटेड हुआ था। तो ये जो टीडीएस डिपॉजिट हो रहा है इसका क्रेडिट कहां पर मिलेगा, इसका क्रेडिट कहां पे मिलेगा? तो डिपार्टमेंट ने कहा ये भी आपके ई कैश लेजर में ही जाकर क्रेडिट होगा, ई क्रेडिट में नहीं होगा, क्योंकि यह आपके आउटपुट सप्लाई पे हो रहा है और आईटीसी हमेशा इनवर्ड सप्लाई पे मिलता है। तो गवर्नमेंट ने जो टीडीएस जमा कराया है, आपका टीडीएस जमा कराया है, वो आप ही के ई कैश लेजर में जाकर क्या कर दिया जाएगा, क्रेडिटेड कर दिया जाएगा। हमने कहा चलिए यहां तक की बात हमको बिल्कुल क्या चुकी है, समझ में आ चुकी है। ओके, अब हम जो डिपार्टमेंट से क्या पूछ रहे हैं, अगला क्वेश्चन पूछ रहे हैं, डिपार्टमेंट से अगला क्वेश्चन पूछ रहे हैं क्या हमेशा ही टीडीएस गवर्नमेंट को सप्लाई करने पर ही होता है? डिपार्टमेंट ने कहा क्वेश्चन बढ़िया है, लेकिन आप इसका आंसर सुनिए। आंसर इज नो। वन मोर टीडीएस की एप्लीकेबिलिटी हुई है, और वो कब हुई है? जब सप्लायर क्या हो, जीएसटी में रजिस्टर्ड हो, मेटल स्क्रैप की क्या कर रहा हो, सप्लाई कर रहा हो। हमने कहा मेटल स्क्रैप से तो हमको ध्यान आया कि मेटल स्क्रैप आपने हमको पढ़ाया था कि अगर सप्लायर अनरजिस्टर्ड हो, अनरजिस्टर्ड पर्सन हो, मेटल स्क्रैप क्या कर रहा हो, सप्लाई कर रहा हो, और किसको, अनरजिस्टर्ड रिसिपेंट को कर रहा हो, तो यहां कोई लेवी नहीं होती है। डिपार्टमेंट ने कहा बिल्कुल सही है, ऐसा ही पढ़ाया था। हमने कहा आपने तो हमको ये भी पढ़ाया था कि अगर सप्लायर अनरजिस्टर्ड है और रिसिपेंट कौन है, रजिस्टर्ड है, मेटल स्क्रैप का रिसिपेंट कौन है, रजिस्टर्ड है, तो उस केस में आपने बताया था कि आरसीएम क्या होगा, एप्लीकेबल होगा। डिपार्टमेंट ने और प्रशंसा करी कि आपको तो बिल्कुल बात मालूम है। हमने कहा हमें यह भी याद है कि आपने एक्सेप्शन बताया था कि वैसे तो अगर सप्लाई अंडर आरसीएम हो तो जीएसटी में रजिस्ट्रेशन नहीं कराना होता। अगर आप एक्सक्लूसिवली ऐसी सप्लाई कर रहे हो, आउटवर्ड सप्लाई जो अंडर आरसीएम हो, तो रजिस्ट्रेशन नहीं कराना होता। लेकिन मेटल स्क्रैप के लिए आपने क्या दिया था, एक्सेप्शन दिया था कि अगर सप्लायर का टर्नओवर रजिस्ट्रेशन कराने की थ्रेशोल्ड लिमिट को एक्सीड कर गया तो क्या करवाना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। ओके, रिसिपेंट अगर कौन हुआ, रजिस्टर्ड पर्सन हुआ, तो इस केस में अब आरसीएम नहीं लगेगा, इस केस में क्या लगेगा, एफसीएम ही लगेगा, एफसीएम लगेगा। डिपार्टमेंट ने कहा बस यहीं पर ही सुन लो, यहीं पर ही सुन लो, यहां पर एफसीएम लगेगा, और ये जो रजिस्टर्ड पर्सन है इस पे टीडीएस एप्लीकेबल होगा, 1% सीजीएसटी वाला, 1% कौन सा, एसजीएसटी वाला, और 2% आईजीएसटी वाला। हमने कहा बात समझ में आ गई, लेकिन वन मोर क्वेश्चन पूछना चाहता हूं। मान लीजिए सप्लायर तो रजिस्टर्ड है, लेकिन रिसिपेंट क्या है, अनरजिस्टर्ड पर्सन है, मेटल स्क्रैप का। अब इस केस में क्या होगा, आरसीएम तो लगेगा नहीं, आरसीएम तो लगेगा नहीं। आरसीएम तब लग रहा था जब सप्लायर अनरजिस्टर्ड था और रिसिपेंट रजिस्टर्ड था। यहां पर सप्लायर रजिस्टर्ड है लेकिन रिसिपेंट अनरजिस्टर्ड है, आरसीएम तो लगेगा नहीं। हमारा सवाल है क्या इस केस में टीडीएस एप्लीकेबल होगा क्या? डिपार्टमेंट ने क्वेश्चन की भरपूर प्रशंसा करी। डिपार्टमेंट ने कहा दोनों सुनो, इस केस में एफसीएम तो लगेगा, लेकिन इस केस में किसी भी तरह का क्या नहीं होगा, टीडीएस नहीं होगा। तो हमने कहा हमें यह बात समझ में आ गई कि वैसे इनिशियली टीडीएस का प्रोविजन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट एजेंसी, लोकल अथॉरिटी, गवर्नमेंट की जो पीएसयूज है, गवर्नमेंट की बनाई हुई सोसाइटी है, या गवर्नमेंट की अथॉरिटी बॉडी बोर्ड, उनको सप्लाई करने पे था। लेकिन अब उसके स्कोप को एक्सटेंड करा कि अगर मेटल स्क्रैप का कोई सप्लायर है जो कि रजिस्टर्ड सप्लायर है और रजिस्टर्ड रिसिपेंट को सप्लाई कर रहा है, तो उस केस में भी टीडीएस क्या होगा, एप्लीकेबल होगा। हमने कहा ये एग्जांपल से हमको और अच्छे से क्लियर हो गया कि पहले एग्जांपल में तो लेवी नहीं हुआ, दूसरे वाले में आरसीएम लगा, जहां पूरा टैक्स किसको करना है, रिसिपेंट को करना है, तो टीडीएस का क्वेश्चन ही राइज नहीं होगा। और थर्ड वाले केस में क्या था, टीडीएस था, लेकिन फोर्थ वाले में नहीं था। ओके, हमने कहा ये बिल्कुल बात समझ में आ गई है। ओके, अब हमने डिपार्टमेंट से एक क्वेश्चन पूछना चाहा। हमने कहा मान लीजिए सप्लायर भी खुद गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, पीएसयूज है, लोकल अथॉरिटी है, गवर्नमेंट की बनाई हुई कंपनी है। ओके, और रिसिपेंट भी कौन है, खुद गवर्नमेंट ही है। तो सप्लायर भी गवर्नमेंट है, रिसिपेंट भी गवर्नमेंट है, तो क्या उस केस में भी, और वैल्यू ऑफ सप्लाई एग्रीगेट इन ए फाइनेंशियल ईयर गुड सर्विस 2.5 लाख रुपए से ज्यादा है, तो क्या इस केस में टीडीएस एप्लीकेबल होगा क्या? डिपार्टमेंट ने कहा नहीं, इस केस में टीडीएस क्या नहीं होगा, एप्लीकेबल नहीं होगा। हमने कहा बात समझ में आ गई, लेकिन एक क्वेश्चन अभी और है। उस क्वेश्चन को पूछने के लिए मैं आपसे अलग अलग एग्जांपल से पूछता हूं, एग्जांपल बनाता हूं। सप्लायर मान लीजिए किसका है, राजस्थान का है। डिपार्टमेंट ने कहा मान लिया, प्लेस ऑफ सप्लाई भी कहां है, राजस्थान है। तो डिपार्टमेंट ने कहा ये सप्लाई इंट्रास्टेट हो गई। ओके, सीजीएसटी होगा, एसजीएसटी लगेगा। ओके, रिसिपेंट भी कहां का है, गवर्नमेंट है, रिसिपेंट गवर्नमेंट है, राजस्थान में ही है। तो जिस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को सप्लाई करी वो भी राजस्थान। तो डिपार्टमेंट ने कहा बहुत सिंपल है, 1% सीजीएसटी, 1% एसजीएसटी क्या कर देगा, ये रिसिपेंट जमा करा देगा। हमने कहा बिल्कुल 1% सीजीएसटी, 1% एसजीएसटी इंट्रास्टेट है। डिपार्टमेंट ने कहा प्रॉब्लम क्या है? हमने कहा ये प्रॉब्लम नहीं थी। अगला एग्जांपल, सप्लायर राजस्थान का है और प्लेस ऑफ सप्लाई एमपी है। डिपार्टमेंट ने कहा ये इंट्रास्टेट हो गई, 2% क्या लग जाएगा, आईजीएसटी लग जाएगा। रिसिपेंट कहां का है? हमने कहा रिसिपेंट राजस्थान मान लो, एमपी मान लो, यूपी मान लो, एपी, कुछ भी मान लो, इंट्रास्टेट सप्लाई है। डिपार्टमेंट ने कहा कुछ भी मानो, 2% क्या करेगा, वो आईजीएसटी टीडीएस क्या कर देगा, जमा करा देगा। हमने कहा बिल्कुल सही बात है, इंट्रास्टेट सप्लाई है, 2% आईजीएसटी एज ए टीडीएस जमा हो जाएगा। हमने कहा क्वेश्चन हमारा तो बेसिकली ये था, सप्लायर राजस्थान का है और प्लेस ऑफ सप्लाई भी राजस्थान है। डिपार्टमेंट ने कहा सिंपल है, इंट्रास्टेट सप्लाई है, 1% सीजीएसटी और 1% राजस्थान का एसजीएसटी। हमने कहा बस प्रॉब्लम यही है, रिसिपेंट राजस्थान का नहीं है। रिसिपेंट को किसी भी दूसरे स्टेट का मान लो, लेकिन राजस्थान का है नहीं, लेकिन सप्लाई इंट्रास्टेट है। अब रिसिपेंट जो है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट जो है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, लोकल अथॉरिटी, गवर्नमेंट कंपनी जिसको सप्लाई करी, ओके, वो राजस्थान की नहीं है। तो वो अब राजस्थान में कैसे 1% सीजीएसटी और 1% राजस्थान का एसजीएसटी क्या करेगी, डिपॉजिट करवाएगी, जबकि सप्लाई तो कौन सी है, इंट्रास्टेट सप्लाई है। डिपार्टमेंट ने कहा यार ये तरीका बहुत ही बढ़िया था पूछने का, वास्तव में आपने प्रॉब्लम में डाल दिया कि रिसिपेंट जब दूसरे स्टेट का है
लेकिन सप्लाई कौन सी हो रही है, इंट्रास्टेट हो रही है। तो अब वो राजस्थान का 1% एसजीएसटी कैसे डिपॉजिट कराए, प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है। डिपार्टमेंट ने कहा यस प्रैक्टिकल पॉसिबल नहीं है, तो ये लीजिए इस चीज का सॉल्यूशन क्या है, नॉट पॉसिबल टू क्या है, डिपॉजिट टीडीएस बाय रिसिपेंट। इस केस में टीडीएस क्या नहीं होगा, डिपॉजिट नहीं होगा, टीडीएस नहीं होगा। तो डिपार्टमेंट ने पूछने का तरीका बहुत ही क्या था, बढ़िया था। ओके, और प्रोविजन समझ में आ गया कि अगर रिसिपेंट दूसरे स्टेट का है, सप्लायर से दूसरे स्टेट का है, और सप्लाई कौन सी इंट्रास्टेट है, तो फिर उस केस में ये टीडीएस वाला प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होगा। जीएसटीआर 7 अगले महीने की 10 तारीख तक इसकी क्या करनी होती है, फाइलिंग करनी होती है। ओके, तो ये हमारा कंप्लीट रिवीजन था। टॉपिक हमारा टीडीएस अंडर सेक्शन 51, टीसीएस अंडर सेक्शन 52, वर्ड टू वर्ड आपको यहां पर जो भी था नोट्स का पूरा आपको यहां पर कंप्लीट क्या कर दिया है, सिखा दिया है। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो रॉन्ग होने की अब कोई पॉसिबिलिटी रहनी ही नहीं चाहिए। ओके, कमेंट करके आप जरूर मेंशन कर दीजिएगा कि आपको अंडरस्टैंडिंग प्रॉपर तरीके से हो चुकी है, और क्या करिएगा, प्रोविजन को रीड कर लीजिएगा। चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए ओके बाय, गुड नाइट, टेक केयर, स्वीट ड्रीम्स। कमेंट करके मेंशन कर दीजिएगा अंडरस्टैंडिंग कैसी थी। ओके, यस।